नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में एक के बाद दूसरे अधिकारी रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। यंग ऑफिसर होते हैं, डायनामिक होते हैं, वो अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सर्विस के बीच में ही वो रिटायरमेंट का रुख अख्तियार कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे आसाम कैडर के आनंद मिश्रा आए बिहार, वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। आजकल वो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में काम्या मिश्रा, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी और उस कांड का आयोग काम्या मिश्रा को बनाया गया था। काम्या मिश्रा ने भी रिजाइन कर दिया। वो क्या करेंगी इसको लेकर के बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अपने होम स्टेट लौटेंगी और वहां जाकर के कुछ काम करेंगे। लेकिन इधर पिछले 2 दिनों से एक और ऑफिसर का नाम बहुत चर्चित है। उनका नाम है शिवदीप लांडे। लांडे काफी चर्चा में रहे हैं, जहां भी रहे हैं वो चर्चा में रहे हैं। अपराधियों की नींद हराम करने के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बिहार में देखी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ ही दिन पहले वो पूर्णिया पहुंचते हैं, आईजी के रैंक पर उन्हें भेजा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुछ अपने निजी वजहों से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं बिहार में ही रहूंगा, बिहार की सेवा करता रहूंगा। आखिरकार लांडे क्या करना चाह रहे हैं? और सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि एक के बाद दूसरे अधिकारी बिहार में रिजाइन क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी बिहार वापस लौटना ही नहीं चाहते। आप देख लीजिए, आरएस भट्टी बिहार आए थे, लेकिन उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही वो प्रतिनियुक्ति पे वापस केंद्र आ गए। वो सीआईएसएफ के डीजी बना दिए गए। सवाल ये उठता है कि कुछ अच्छे अधिकारी जो बिहार में काम नहीं करना चाहते, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार के बाहर चले जाते हैं, और कुछ अधिकारी जो बिहार में काम कर रहे हैं वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। आखिरकार बिहार की सरकार में चल क्या रहा है? अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बहुत तरह का आरोप लगाता है, लेकिन सवाल गंभीर इसलिए भी हो रहा है कि क्या ये अधिकारी कुछ दिनों तक आईएएस आईपीएस के पद पर काम करने के बाद क्या सत्ता की ओर जाना चाहते हैं, सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं? क्या इन्हें नेता बनने का शौक है? आखिरकार क्यों इतने लोग रिटायरमेंट का रुख कर रहे हैं, क्यों इतने लोग रिजाइन कर रहे हैं? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आरजेडी ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि एक रिटायर्ड अधिकारी की वजह से कई सारे अच्छे अफसर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए या तो बिहार छोड़ दे रहे हैं या नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार को नीतीश कुमार चला रहे हैं या कोई रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है? यह विषय गंभीर है और इस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार आरजेडी बार बार उस रिटायर्ड अधिकारी के तरफ इशारा क्यों करती है। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, लेकिन आइए पहले आपको दिखाते हैं कि लांडे कह क्या रहे हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। व्यक्तिगत कारणों से पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया। कल खूब चर्चा हुई कि ये भी प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने फेसबुक पर कह दिया कि इस तरह के कयास में कोई दम नहीं है। मेरा कारण व्यक्तिगत है, मैं रहूंगा बिहार में ही, बिहार के लिए बहुत कुछ करूंगा, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में नहीं हूं। आखिरकार लांडे ने क्यों इस्तीफा दिया? ये तो प्रेस में कहने की बात होती है व्यक्तिगत कारण, इस्तीफा देने की वजह क्या रही और अब लांडे करेंगे क्या? सवाल ये उठता है क्योंकि कई सारे रिटायर्ड डीजीपी भी बिहार आए हैं, राजनीति करना चाह रहे थे। करुणा सागर वो आए, वो आरजेडी से जुड़े, उन्हें टिकट नहीं मिला, अब उनका नाम कहीं गुम सा हो गया।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या पॉलिटिकल एम्बिशन इन्हें यूपीएससी छोड़ने को या अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर कर रहा है, या सवाल ये है कि बिहार में काम करने का माहौल नहीं है और जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो अफसरों पर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, इसलिए अफसर नाराज होकर के अपना काम छोड़ रहे हैं या बिहार से बाहर जा रहे हैं। क्या है हकीकत, ये हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है। रवि रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन है, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन जी, सुनील कुमार दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी आईपीएस थे और अब मंत्री बन गए हैं। क्या ये जो आईपीएस लोग रिटायर कर रहे हैं, क्या माना जाए कि ये नेता बनना चाहते हैं, इसीलिए नौकरी को बीच में छोड़ दे रहे हैं और नेता बनने की राह पर आगे निकल पड़े, जैसे हम आनंद मिश्रा का भी विजुअल दिखा रहे हैं? या बिहार में स्थिति कुछ इस तरह की बन गई है कि जो अच्छे ईमानदार ऑफिसर हैं वो काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेज दिया जाए और नहीं तो हम यहां से रिटायरमेंट ले लेंगे, कुछ और करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी बार बार एक रिटायर्ड अधिकारी की ओर इशारा करती है, लेकिन आरजेडी रिटायर्ड अधिकारी का नाम तो लेती नहीं है। हमने पहले भी कई बार कोशिश किया कि पूछूं कौन रिटायर्ड अधिकारी है, क्योंकि एक रिटायर्ड अधिकारी का मतलब तो हम लोग समझते हैं। तो फिर आखिरकार चल क्या रहा बिहार में? सर देखिए, मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से बिहार में ब्यूरोक्रेसी राजनीति की ओर मुखातिब हुई है, उसके दो पहलू हैं। एक तो जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उस पर भी बड़ा आरोप है, विपक्ष लगाता रहा है कि पर्दे के पीछे से बिहार में ब्यूरोक्रेसी ही सरकार को चला रही है। और जिस तरीके से ये तो वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेसी वो सरकार चला रही है अप्रत्यक्ष तौर पर, और अब जिस तरीके से सीधे तौर पर राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स लोग आने की होड़ मचा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही राजनीति करते दिखेंगे। चाहे वो आनंद मिश्रा का नाम हो, करुणा सागर जी का नाम हो, ललन सिंह का नाम हो, राकेश कुमार मिश्रा जी का नाम हो, कई ऐसे दर्जनों नाम हैं जो बिहार की राजनीति में आने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ब्यूरोक्रेसी को जनता क्यों हाथों हाथ लेगी, जिसकी उम्मीद लगाई ये बैठे हुए हैं। चूंकि राजनीति अलग क्षेत्र है, ब्यूरोक्रेसी अलग क्षेत्र है, और हिंदुस्तान में जो संवैधानिक ढांचा है, जो संस्थागत ढांचा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है वो कार्यपालिका का हिस्सा है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग अंग हैं। तो कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं ये जो शक्ति पृथक्करण का विभाजन है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर सत्ता में, सरकार में, राजनीति में अपना अख्तियार जता रही है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और सीधे तौर पर राजनीति में आना चाह रही है। मैं शिवदीप लांडे जी को ये नहीं कह रहा हूं कि शिवदीप लांडे जी राजनीति में ही आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनकी भी जो कार्यशैली रही है वो लोकप्रिय, लोक लुभावन रही है। जब वे पटना में थे, पटना में पदस्थापित थे, तो उस समय उन्हें सुपर कॉप का टैग मिला था, और जो उनकी कार्यशैली थी वो निश्चित तौर पर यह दर्शाता था कि वे एक लोकप्रियता के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वर्ष 2012 में चुनाव आयोग की सिफारिश है, रिपोर्ट है कि ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड होते हैं या जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कम से कम एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, उसके बाद ही वे राजनीति में आए। और ये होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप अगर एक अधिकारी हैं, एक जिम्मेवार पद पर हैं, अस्थायी कार्यपालिका के हिस्सा हैं, और वहां पर आपके पास मौका होता है जनता के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने का, और उस तरीके से जब वो सारी बातें सही है। देखिए, यहाँ चिंता की बात क्या है वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है।
विपक्ष ये कह रहा है कि अचेतता का लाभ आपके एक रिटायर्ड अधिकारी खूब उठा रहे हैं और उस रिटायर्ड अधिकारी की वजह से आरएस भट्टी भी बिहार छोड़कर भाग गए क्योंकि उनको पंगु बना दिया गया था। उस रिटायर्ड अधिकारी की वजह से बहुत सारे ऑफिसर बिहार छोड़कर भागना चाह रहे हैं, कई लोग जा चुके हैं, कई लोग भागना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो रिटायरमेंट आप देख रहे हैं वो उसी की वजह से। आखिरकार डॉक्टर संजय, जब मुख्यमंत्री पर विपक्ष ये आरोप लगाता हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचेतता का लाभ आपके एक रिटायर अधिकारी खूब उठा रहे हैं, प्रशासनिक महकमे में इस तरह से हस्तक्षेप बढ़ा है कि अच्छे अधिकारी काम करना नहीं चाहते। काम्या मिश्रा जैसी अच्छी अधिकारी ने भी पद से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि रिजाइन किया। अब शिवदीप लांडे जैसा ईमानदार अधिकारी ने रिजाइन कर दिया। आखिरकार बिहार को क्या एक रिटायर अधिकारी चला रहा है? देखिए, उसमें कई एंगल है और जो इंडियन पुलिस सर्विसेज की स्थिति है बिहार में, मैंने कई बार कहा है कि बड़ा डिमोरलाइज है। और डिमोरलाइज होने का कारण क्या है कि अगर एक जिले में कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट है और उसी जिले में कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो अगर पुलिस सुपरिटेंडेंट सीनियर भी हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जूनियर होने के बाद, चूंकि बैच में अगर 2-3 बैच वो जूनियर भी हैं और जिलाधिकारी के तौर पर उनकी पोस्टिंग हो गई है, तो एसीआर वही लिखेगा। कभी मौका मिलेगा तो आप बिहार पुलिस रिफॉर्म 2007 पढ़ लीजिएगा, किस तरह से पुलिस को बिहार में, जिसको कहते हैं कि नख और दंत दोनों विहीन कर दिया है, नख दंत विहीन, ऐसी टूथलेस पुलिस क्या कर सकती है भाई? राजेंद्र सिंह भट्टी का टाइम था अभी, और बिहार के डीजीपी से बड़ा पद वो सीआईएसएफ का डीजीपी नहीं होता है, टेन्योर भी था, कोई दबाव भी नहीं था। लेकिन क्या कोई एक सुपरिटेंडेंट को, किसी जिले के सुपरिटेंडेंट को ये ट्रांसफर कर देते अपने मन से? और जिसको कहते हैं ना कि वो घुटन महसूस कर रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिनियुक्ति केंद्र में कर दी जाए और वो चुपचाप चले। काम्या मिश्रा और शिवदीप लांडे, दो नाम अभी आ रहे हैं। शिवदीप लांडे के बारे में कहा जा रहा है 8 महीना पहले उनको प्रमोशन मिला था, क्योंकि बीच में वो महाराष्ट्र चले गए थे प्रतिनियुक्ति पर, वहीं के रहने वाले हैं तो बिहार कैडर के। तो एक बड़े भूमाफिया मुजफ्फरपुर का, जब आईजी में उनकी पोस्टिंग हुई थी, उसको लेकर के वो काफी गंभीर थे। मुख्यालय और अपने अधिकारी रोज दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब भूमाफिया की इतनी पकड़ थी कि जब तक उनके गिरेबान तक हाथ जाती, तब तक 8 महीना पहले पोस्टिंग वाले आईजी को पूर्णिया ट्रांसफर कर दिया जाता है। लगा कि भाई जो खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि शिवदीप लांडे को लगा कि ऐसे माहौल में काम करना संभव नहीं। काम्या मिश्रा भी, जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से मुकेश सहनी के पिताजी का हत्याकांड का जो मामला था और एसटीएफ के इंचार्ज के रूप में ही गई थी, बहुत तरह की बातें की गई, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे चेक एंड बैलेंस किया गया। बाबूराम जो इनके आईजी थे, बहुत तरह के इंस्ट्रक्शन इनको दे रहे थे और ये कह रही थी कि चीजें कुछ और हैं, इंस्ट्रक्शन कुछ आप दे रहे हैं। तो ऐसे सैकड़ों बिहार में आईपीएस अधिकारी आपको मिलेंगे जो किताब लिख रहे हैं, जो किसी कॉलेज में जा करके वो लेक्चरर दे रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो काम ही नहीं है। जब काम ही नहीं है तो फिर करना क्या है मुझे? तो निश्चित रूप से मैं तो कई बार कहा हूं कि जब आप पुलिस के बड़े अधिकारियों को डिमोरलाइज करेंगे तो वो तो क्या करेंगे, या तो वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे
और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाएंगे, अगर ज्यादा घुटन महसूस करेंगे तो वो रिजाइन कर देंगे। हालांकि रिजिग्नेशन स्वीकार करने का अधिकार केंद्र को है, लेकिन इन लोगों ने रेजिग्नेशन भेज दिया कि हाँ हम अपनी सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सेवा तो बिहार कैडर ही है। प्रतिनियुक्ति पर तो 2 साल के लिए जाएंगे, 3 साल के लिए जाएंगे, उससे तो जाएंगे नहीं अधिक, फिर तो घूम फिर करके उनको बिहार ही आना है। तो बिहार का जो माहौल है जिसके तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल जो होम डिपार्टमेंट है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ जो एक काम कर रहा है एक टीम, वो पूरे बिहार के लोगों को पता है, आपको भी पता है। और वो टीम में किनको जिम्मेवारी दी गई है, कब किसको कहाँ रखना है, कहाँ भेजना है, कैसे करना है, तो जब आप पुलिस को स्वतंत्र होकर के काम करने नहीं दीजिए। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम यही है। एक्चुअली देखिए, आरजेडी जैसी पार्टी, रवि रंजन जी, आरजेडी जैसी पार्टी कहती है कि बिहार आपकी अचेतता अवस्था का दंश कितने दिन भुगतेगा। ये मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा है। रिटायर अधिकारी के मन में जो आ रहा है करते जा रहे हैं। प्रशासन में बैठे अधिकारियों के बीच में त्राहिमाम की स्थिति है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री अचेत हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि उनके स्वर निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरजेडी कह रही है। और कार्यक्रम में सिर्फ चेहरा दिखता है। आखिर हो क्या गया है? क्या मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं है कि बिहार की सरकार चला सके? क्या मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं है कि होम डिपार्टमेंट देख सकें? क्या मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं है कि उनके साथ उन्हें सपोर्ट करने वाला एक रिटायर्ड अधिकारी उनकी जगह पूरे बिहार को चला रहा है? ये विपक्ष का आरोप है, और अगर ये आरोप है तो बहुत गंभीर आरोप है। सवाल ये उठता है रवि रंजन जी कि आरजेडी कहना जो चाह रही है, एक तो वो रिटायर अधिकारी कौन है वो सबको पता है, लेकिन वो नाम क्यों नहीं लेती है आरजेडी? खुलकर बोलती क्यों नहीं है कि दरअसल मुख्यमंत्री वही हैं, वही फैसले लेते हैं, वही ट्रांसफर करते हैं, वही पोस्टिंग करते हैं, और अधिकारियों के बीच जो त्राहिमाम की स्थिति है वो उन्हीं की वजह से है। आरजेडी को भी बोलने में क्या डर लगता है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार का अपना अंदाज रहा है शुरू से ही, और उन्होंने हमेशा ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही शासन चलाया है। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो विधि व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए उन्होंने खुली छूट दे रखी थी अधिकारियों को, और उसके बाद से अधिकारी ही उनके सब कुछ हैं। 5 अधिकारी ही पूरे बिहार को चला रहे हैं, और जब से ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वही 5 अधिकारी उनके इर्द गिर्द रहते हैं। अभी हाल के दिनों में शिक्षा विभाग में कितना बवाल हुआ। के पाठक को उन्होंने खुली छूट दे दी, और पूरा विपक्ष क्या सत्ता पक्ष भी ये कहता रहा कि के पाठक गलत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भरी सभा में ये कहा कि एक अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको हटाऊंगा नहीं, और वो काम करते रहे के पाठक। बाद में पॉलिटिकल दबाव में ही के पाठक को भी हटाया गया। अभी वो ऐसे जगह पर है जहां पर कोई आईएएस अधिकारी काम करना नहीं चाहेगा, लेकिन वहां है। अभी हाल के दिनों में अभी आपने पिछले ही महीने आप देखेंगे कि लखीसराय के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अचानक लिया, और लेकर, और जिस दिन रिटायरमेंट लिया उसी दिन ये भी पता चला कि वो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खुल रहा है, और उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहेंगे। आपको हम ये बता दें कि नीतीश कुमार ने कानून में वो सुधार करके और अपने आप 4 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति वो बन गए हैं। वो चांसलर नीतीश कुमार ही रहेंगे। उसमें एक ये खेल विश्वविद्यालय है जिसके वो चांसलर हैं, और उनके चहेते अधिकारी अब वहाँ के वाइस चांसलर बन गए हैं। रजनीकांत जी को जिस दिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया उसी दिन उनको ये दे दी। सुदीप लांडे को या काम्या मिश्रा को, काम्या मिश्रा से मेरी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई कुछ दिन पहले, और इस रिजिग्नेशन के पहले ही वो कह रही थी कि उनके पिता का बहुत बड़ा कारोबार है और वो इकलौती बेटी हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि वो कारोबार जाके संभालें। हालांकि उसके पीछे भी, जैसा डॉक्टर संजय जी ठीक ही कह रहे थे, कि उन पर जिस तरह के दबाव थे ये मुकेश सहनी के पिता के की हत्या के केस के उसमें, तो उस दबाव को वो झेल नहीं पाई।
निश्चित रूप से अधिकारियों के ऊपर एक एक बर्डन है। नीतीश कुमार तो अधिकारियों के बल पर सरकार चलाते हैं, लेकिन आरसीपी को तो उन्होंने अपनी पार्टी सौंप दी थी, और जो कुछ भी था वो आरसीपी सिंह एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको ले आए और उनको अपनी पूरी पार्टी सौंप दी। और पार्टी में लोकतंत्र क्या होगा, आरसीपी जो कहते थे वही होता था। अभी मनीष वर्मा है, मनीष वर्मा आ गए हैं, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जा रहा नहीं, पर वो पर वो पार्टी में आ चुके हैं ना, महासचिव हैं। मनीष वर्मा की ओर तो इशारा है नहीं। इशारा तो दरअसल रिटायर्ड अधिकारी का मतलब दीपक कुमार के तरफ इशारा है। और मैं खुल करके बोल रहा हूं, मैं क्यों इस बात से डरूं कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। दरअसल आरजेडी डरती है या आरोप लगाने के लिए लगा देती है और खुले तौर पर नाम लेने से भाग जाती है। क्या आरजेडी भी बेनिफिशियरी है? एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि कई बार आप पिक्चर में देखते हैं ना कि कैसे सत्ता और विपक्ष के बीच में संबंध होता है, और विपक्ष जहां पे विरोध करना होता है तरीके से कर देती है और फिर भाग जाती है। सवाल यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो सरकार चला पाए, और सरकार कोई रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है जिसका नाम ये है, अगर आप ये खुलकर कह नहीं पाते तो आप भी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन एक दूसरा सवाल निकलता है, वो सवाल ये है कि आजकल अधिकारियों में पॉलिटिकल एम्बिशन भी तो जगह है। पॉलिटिक्स में भी तो अधिकारी जाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आनंद मिश्रा पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वो चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे। आप देख लीजिए आईपीएस विकास वैभव है, वो आईपीएस बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह का वो काम कर रहे हैं कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो सवाल यह है कि इन दिनों ऑफिसर्स के बीच में भी पॉलिटिक्स को लेकर के जो आकर्षण बढ़ा है, क्या वही वजह तो नहीं है कि इस तरीके से यंग और डायनेमिक अधिकारी को लगता है कि सेवा में रहते हुए मैं स्वच्छंद रूप से काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं रिजाइन करूं, और चूंकि जो मुझे लोकप्रियता मिली है अपने सेवा के दरमियान उसको मैं एक नेता के तौर पर भुनाऊं। मेरे साथ एक्स डीजीपी बिहार राकेश कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। ये सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आजकल आईपीएस रिजाइन क्यों दे रहे हैं? रेजिग्नेशन की वजह क्या है? क्या पॉलिटिक्स वजह है या जो सरकार है उसका दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये झेल नहीं पा रहे? पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो पदाधिकारी के रेजिग्नेशन को लेके आप लोग ये शो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि लगभग 250 कार्य स्ट्रेंथ आईपीएस अफसर का बिहार में है, 248 तो अभी काम कर रहे हैं। सिर्फ दो को लेकर कोई धारणा बनानी उचित नहीं लगती है। और जहां तक मेरी जानकारी है, थोड़ी ही जानकारी है, संक्षिप्त जानकारी है कि दोनों ही पदाधिकारी जिन्होंने नौकरी छोड़ी है, दोनों का कोई व्यक्तिगत कारण है। जहां तक राजनीतिक दबाव का सवाल है, जिस दिन आईपीएस पदाधिकारी नौकरी में आते हैं, आईएएस आईपीएस, प्रशिक्षण के दौरान भी बताया जाता है ये दबाव तो रहेगा, दबाव तो नौकरी का हिस्सा है। और जहां तक सरकार का मैंडेट होता है, राजनीतिक पार्टी को जो मैंडेट मिलती है, उस मैंडेट के तहत नियम कानून को बनाना है। आईएएस आईपीएस पदाधिकारी को उस नियम कानून को ही पालन करना है। आपकी व्यक्तिगत धारणा या भावना जो कुछ भी हो, सरकार का जो निर्णय होगा, आईएएस आईपीएस अधिकारी को इस पर काम करना होगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा दबाव बिहार में आजकल है जिस कारण से किसी को सेवा से रिजाइन करने की जरूरत पड़ रही है। ये दोनों जो रेजिग्नेशन है, ये दोनों व्यक्तिगत कारणों से हुआ है। सर, आप जो कह रहे हैं अगर व्यक्तिगत कारण है तो चलिए मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन ये बिहार कैडर के ऑफिसर दो हैं। आप देखिए, आनंद मिश्रा भी अपनी नौकरी छोड़ करके और बिहार में पॉलिटिक्स करने पहुंचे हैं। सवाल ये उठता है कि व्यक्तिगत कारण था भी तो कुछ दिन पहले ही तो पूर्णिया गए, और पूर्णिया पहुंचने के कुछ दिन बाद ही ये कहते हैं अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और बिहार की सेवा करता रहूंगा। ये जो स्टेटमेंट है, इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए? ये अपने होम स्टेट जाने की भी बात नहीं कर रहे हैं,
ये इशारा क्या करना चाहते हैं? आखिरकार अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर बिहार की सेवा किस तरीके से करना चाहते हैं? और फिर अगर व्यक्तिगत कारण है तो वो क्या व्यक्तिगत कारण है जो इनको बिहार में रहने के लिए प्रेरित कर रहा है लेकिन सेवा से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है? ये सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। हमने इसमें आपका सवाल लाजमी है, लेकिन इसका बेहतर उत्तर शिवदीप लांडे जी ही दे पाएंगे सही ढंग से कि आखिर उनकी व्यक्तिगत परेशानी क्या रही है और क्यों ये बिहार में किस रूप में सेवा करना चाहते हैं। जहां तक आनंद मिश्रा जी का प्रश्न आपने किया है, आनंद मिश्रा जी एक डेकोरेटेड अफसर रहे हैं। आसाम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे पदाधिकारी के रूप में उनकी पहचान बनी थी। और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट एसपी के रूप में काम करने की उनकी अवधि समाप्त होने पर थी। अधिकांश ऐसे यंग पदाधिकारी जो आईपीएस में आते हैं उनको वर्दी के प्रति लगाव होता है और वर्दी का रसूख एसपी के पद तक ही होता है। एक बार एसपी से प्रमोट होके ऊपर डीआईजी आईजी चले जाते हैं तो उसमें वो पब्लिक परसेप्शन नहीं रहता है। और आनंद मिश्रा जी तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज रिजाइन किया तो उन्होंने तो स्वच्छ राजनीति के उद्देश्य से नौकरी छोड़ी है, तो वो उनका कारण अलग है। काम्या मिश्रा जी का और शिवदीप लांडे जी का कारण तो हमें कुछ अलग दिखता है। नहीं, बस ये बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं सर। डॉक्टर संजय, मैं आपको लाना चाहूंगा क्योंकि आप बिहार में रहते हैं और मुझे लगता है कि आप बिहार की पुलिसिंग को भी बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। दरअसल आरजेडी बार बार यह सवाल उठाती है कि एक रिटायर्ड अधिकारी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है और इस वजह से कई टैलेंटेड अधिकारी, कई ईमानदार अफसर जो स्वच्छंद रूप से काम करना चाहते हैं वो घुट रहे हैं। आरएस भट्टी आए थे बिहार डीजीपी बनने ना, तो 20 टेन्योर में वो सीआईएसएफ के डीजी क्यों बनने चले गए? इसकी कोई तो वजह होगी। आरएस भट्टी जिस चीज के लिए जाने जाते थे वैसा कुछ तो वो कर नहीं पाए बिहार में। वो बैठे रहते थे और चर्चा उनके बारे में हम लोगों तक पहुंचती थी कि उन्होंने एक कानून पास कर दिया है, एसपी बात डीआईजी से करेगा, डीआईजी आईजी से करेगा, आईजी एडीजी से बात करेगा और एडीजी डीजी साहब से टाइम लेगा और तब अपनी बात कहेगा। मतलब जो पुलिसिंग में इस तरह का फ्यूडल स्ट्रक्चर और इस तरह का कम्युनिकेशन हमने कभी पहले सुना नहीं था। आखिरकार आरएस भट्टी बिहार आए, अपने मर्जी से आए, उनको लग रहा था बिहार जैसे स्टेट का डीजीपी बन रहा हूं मैं, फिर उनको सीआईएसएफ का डीजी पद स्वीकार क्यों हुआ और बीच में ही छोड़ करके वापस क्यों जाना पड़ा? यह सवाल तो बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक आदमी के दबाव पर पूरा होम डिपार्टमेंट चलता है, कहीं ना कहीं ये बात साबित तो करती है कि पुलिस कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के दबाव में है। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है। एक मिनट, राकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं, फिर डॉक्टर संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सर बोलें। जो आरएस भट्टी जी को मैं जानता हूं, एक बहुत ही सुलझे हुए निष्पक्ष ईमानदार पदाधिकारी है और मुझे जो जानकारी मिली है पुलिस विभाग के अंदर से कि आरएस भट्टी के समय में बहुत से सुधारवादी कदम उठाए गए हैं। पुलिस में बहुत तरह के सुधार हुए हैं, खास करके सुविधा के विषय में, अनुसंधान के विषय में। तो इसलिए उन्होंने जितना दिन रहे बहुत अच्छा काम किया। सीआईएसएफ के डीजी का सीआईएसएफ का डीजी बनना, राष्ट्रीय स्तर पे किसी फोर्स का डीजी बनना किसी स्टेट के डीजी बनने से ज्यादा उचित होता है, ज्यादा सम्माननीय होता है। इसीलिए आरएस भट्टी जी एक तरह से सम्माननीय पद पर गए हैं। बिहार के डीजी से सीआईएसएफ के डीजी बने हैं, तो ये बहुत बिहार के लिए भी सौभाग्य की बात है और उनके लिए भी सम्मान की बात है। इसलिए जब उनको ऐसा मिल गया चांस तो चले गए। इसलिए डीजी के रूप में बिहार से जाने को कोई मायने देना, उसमें कुछ राजनीतिक भावना खोजना मुझे नहीं लगता है कि जिस सरकार ने उन्हें डीजी बनाया उस सरकार की सहमति से ही डीजी सीआईएसएफ बनने के लिए गए होंगे। तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ ज्यादा ही पुलिस विभाग की चीजों को निकाल के आज हम राजनीति की बात करते हैं। वैसे विपक्ष का तो काम ही है सत्ता पे आरोप लगाना
तो वो तो चलता रहेगा, सत्ता और विपक्ष का खेल तो चलता ही रहेगा। लेकिन यदि पुलिस विभाग में कहीं इस तरह की बातें हैं तो पुलिस विभाग के गृह मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर ये आश्वस्त करना चाहिए और चीजें बतानी चाहिए। सरकार को अपना जो नजरिया है, अपनी जो बातें वो बतानी चाहिए। ये तो केवल आरोप लगता रहे और चुपचाप सरकार सहती रहे तो आरोप एक तरह से संपुष्ट हो जाता है। ये बात आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सर क्या मैं ये कहने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप पॉलिटिकली करेक्ट ज्यादा हैं, सच्चाई कुछ और है। मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहूंगा आपसे, इसलिए क्योंकि बिहार में आईपीएस ऑफिसर्स की लंबी फहरिस्त है जिनका इरादा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के तरफ रहा है। गुप्तेश्वर पांडे भी उस तरह के डीजी थे जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने बीच में ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और बड़े नाटकीय तरीके से कुछ महीने के भीतर वो वापस सर्विस में आ गए, जिसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहा था। फिर डीजी बने, डीजीपी बने और उसके बाद भी लग रहा था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में उनको जगह नहीं मिली तो कथावाचक बन गए। अब वो कथा कर रहे हैं, वो धार्मिक कथाओं में लोगों से इन्वॉल्व होते हैं। सवाल फिर वही आता है डॉक्टर संजय जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो सवाल ये है कि क्या जो डेकोरेटेड सर्विस यूपीएससी करना अपने आप में एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है, सामाजिक तौर पर भी और हर तरीके से, ऐसे में करियर के बीच में कई लोगों का सर्विस छोड़ना, क्या इसके पीछे आप तमिलनाडु के अन्नामलाई को देखते हैं? वो भी आईपीएस थे लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और काफी देश में चर्चित हो गए, और उनसे प्रेरणा लेकर के कई सारे यंग ऑफिसर सब नौकरी छोड़ रहे हैं। या फिर बिहार में उस तरह का कंडीशन नहीं है जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है, और इसलिए अब जो भी ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर हैं जो दबाव नहीं झेल सकते वो सर्विस को छोड़ करके इधर उधर चले जा रहे हैं या सर्विस कंप्लीटली छोड़ दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगाता है वो उनका पॉलिटिकल आरोप हो सकता है, लेकिन जो अंदर में जो चीजें कभी कभी जो दिखती है बाहर से, ये डीजीपी साहब तो चूंकि रहे हैं उस हायरार्की को समझते हैं और कॉम्पिटेंट और नॉन कॉम्पिटेंट अधिकारियों को भी ये बेहतर समझते होंगे। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पुलिस रिफॉर्म बिहार का 2007, उस रिफॉर्म में देख लीजिए कि कैसे एक आईएएस के नीचे आईपीएस लोगों को रख दिया जाता है, और वहां पर कहीं ना कहीं से जो आईपीएस कैडर के लोग होते हैं वो घुटन महसूस करते हैं। ठीक है, चीजों को नीतीश कुमार जी ने अपने तरीके से किया, लेकिन जरा और राज्यों की भी जो पुलिस सेवा की जो शर्तें हैं, जो वहां के रिफॉर्म्स हैं, उनको देख लीजिए और जरा बिहार में देख लीजिए। अब होम सेक्रेटरी अगर सब कुछ तय करने लगेंगे तो फिर एक जिले का सुपरिटेंडेंट और एक राज्य के डीजीपी क्या तय करेंगे भाई? कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस है, और इसकी वजह से कई अधिकारियों जिनसे मेरी बातें होती हैं उनके अंदर का जो एक पीड़ा है वो कभी कभी रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर पोस्टिंग कहीं भी पॉलिटिकल होने लगती है, कभी कोई वैसे लोग जो अनुसंधान के करीब जा रहे हों और वो चाहते हैं कि इन चीजों को हम साफ करें, तो फिर उनकी कहीं पोस्टिंग कर दी जाती है। वैसी स्थिति में मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारी हो सकते हैं पॉलिटिकल एम्बिशस होंगे, उनको लगता होगा कि एक हमें समाज में जो एक्सेप्टेंस मिला है उस एक्सेप्टेंस का लाभ हमें, जब हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में भी जाएंगे, चुनाव में भी जाएंगे, तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो उनका मानना है, और आनंद मिश्रा उसी की कड़ी है जिसमें वो असम कैडर से निकल करके रिजाइन करके और बिहार में आए हैं और समाज को जगा रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों को मैं जो देखा कि वो उनके अंदर की जो एक छटपटाहट थी, मैंने तो यहां तक सुना है कि भाई डीजीपी रैंक के अधिकारी और जो सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे बिहार में, उनके यहाँ गुलदस्ता लेके जाते नहीं वो आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से कह रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं। सिंघल साहब की चर्चा हर जगह होती है,
कि वो नए साल के उपलक्ष्य पर बुके लेकर के सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास खड़े थे और काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने बुके ऑफर किया और उन्होंने कहा थैंक यू, बैठने भी नहीं कहा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरजेडी के कई नेताओं ने हमारे शोज में ये बात कही और बिहार के पावर कॉरिडोर में इसकी चर्चा भी रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर डीजीपी जैसे पद की मर्यादा इस तरह की हो गई हो तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कई आईपीएस में असंतोष की भावना होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए उनको लगता है कि बेहतर है या तो बिहार से बाहर चलो, और बिहार से बाहर नहीं जा पा रहे हो तो इस सर्विस को ही गुड बाय कहो। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग, अगर आप 20 वर्षों का टेन्योर देख लीजिए, 2005 से 10 तक नीतीश कुमार जी ने फ्री हैंड दिया आईपीएस अधिकारियों, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन 10 से 24 का जो कालखंड रहा उसमें चीजें जिस तरह से उन्होंने नियंत्रित किया, अब पटेल भवन में देख लीजिए, कोई बड़ा विभाग, बड़ी जिम्मेवारी अगर कोई एक पदाधिकारी को है तो लगातार उन्हीं को है, और किन्हीं को अगर किनारे कर दिया गया है तो लगातार वो किनारे हैं। अब उनके मेरिट का क्या पैमाना है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक बैच के लोग जब होते हैं और लगता है कि एक को हमेशा प्राइम पोस्टिंग दी जाती है, एक को हमेशा जो है वो फील्ड पोस्टिंग दी जाती है, और एक को बस मुख्यालय में बैठा करके रखा जाता है इस वजह से कि हमें मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एक छटपटाहट है, एक पीड़ा है, और मैं तो कह रहा हूं कि मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं से जो चीजें अनियंत्रित हो रही है, भट्टी साहब चाहे जितने भी सम्मानित पद पर चले गए होंगे, लेकिन बिहार बड़ी उम्मीद से उनको लाया था। बिहार की जिम्मेवारी डीजीपी की बड़ी उम्मीद से दी गई थी। ठीक है, बिहार सरकार ने उनको एनओसी दे दिया जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाना चाहें, लेकिन क्या भट्टी साहब स्वतंत्र थे निर्णय लेने के लिए? क्या वो तय कर देते थे कि किस जिले का एसपी कौन होगा? जिस दिन वो लिस्ट निकलता था, वो लिस्ट कहीं और से निकलता था, सिग्नेचर उनका होता था। मैं जो मेरी जानकारी, हो सकता है कि मेरी जानकारी आधी अधूरी हो, लेकिन जो मेरी जानकारी है वहां पर इसको लेकर के एक सफोकेशन है। और बिल्कुल जो डीजीपी साहब बोल रहे थे कि इस बात का क्लियरिफिकेशन तो बतौर होम मिनिस्टर और बतौर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को आकर के पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। विपक्ष क्या बोल रहा है और कौन इनके पक्ष में बोल रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि वो इसको क्लियरिफाई कर दे कि चीजें यहां पर ठहरी हुई है या नहीं ठहरी हुई। मुझे लगता है सर आपको जवाब देंगे। सर प्लीज, आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नहीं, संजय जी का कहना, संजय जी से तो मैं सहमत हुई। देखिए, जो पुलिस के भीतर की अकुलाहट है, ये अकुलाहट कोई आज की बात है, आज है ऐसी बात नहीं है। हमने भी 34 वर्ष बिहार पुलिस में नौकरी की है और बिहार में ही सेवा दी है। मैं इसको भली भांति जानता हूं, और मेरा तो ये सौभाग्य रहा कि कांग्रेस के समय भी काम करने का मौका मिला, लालू जी के समय भी काम किया और नीतीश जी के समय भी काम किया। नीतीश जी बाय फार बहुत ही एक तरह से ईमानदार पदाधिकारियों के प्रति उनकी हमेशा उनका पक्षधर रहे हैं, और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में एक तरह की पारदर्शिता रही है। तो ये तो मैं कह सकता हूं। और बिहार में 2005 से 2010 के बीच में जो उन्होंने फ्री हैंड दिया था, उसका पुलिस को लाभ मिला है। आज बिहार पुलिस में जितनी भी प्रगति हुई है, जो सुविधा मिला हुआ है, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रहेगी, सराहनीय भूमिका रही है। तो अब यदि थोड़ी स्थिति खराब हुई है, अब नीतीश जी के स्वास्थ्य के प्रति प्रश्न चिन्ह आ रहा है, उनके अधिकारों को कोई और उपयोग कर रहा है, ये बात आ रही है। इन सब बात का क्लैरिफिकेशन तो नीतीश जी को स्वयं करना होगा, नीतीश जी को पार्टी को करना होगा। लेकिन ये कहना कि कुछ पदाधिकारी को मुख्यालय में रखा जा रहा है, कुछ को फील्ड में दिया जा रहा है, हमें लगता है कि रोटेशन तो प्राय होता रहा है। जिस पदाधिकारी ने अपने को फील्ड में साबित नहीं किया, उसको तो शायद किनारे लग जाना पड़ता है। वो तो दस्तूर है, ये स्वाभाविक नेचर का नियम है कि आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आप सर्वाइवल करना होगा, आपको उस हिसाब से काम करना होगा जिससे कि
जनता में भी आपकी छवि ठीक रहे और सरकार के लिए भी ये असहनीय ना हो जाए। देखिए, शिवदीप लांडे जैसे पदाधिकारी को मुजफ्फरपुर में आईजी बनाया गया, पूर्णिया में आईजी बनाया गया, तो अच्छे पदाधिकारी तुमको अच्छी जगह दी गई। कामना मिश्रा जी भी अच्छी पदाधिकारी थी, उनको भी दरभंगा जैसे जगह रखा गया। और जो मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या वाले कांड का जो उद्भेदन 3 दिनों में किया, ये एक अच्छा पदाधिकारी ही कर सकता है। तो कुछ चीजें तो अच्छी होंगी और कुछ चीजें उसमें बेजा होंगी। मेरा मानना है कि पुलिस के इस नजरिए को गृह मंत्री क्लैरिफाई करें। और चूंकि भट्टी साहब तो कभी पब्लिक में, उन्होंने प्रेस में कभी स्टेटमेंट दिया नहीं, तो चूंकि भट्टी प्रश्न उठता है तो उनको भी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिहार पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है, सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है और ये होना चाहिए। वो हो क्या रहा है कि पदाधिकारी खुल के प्रेस से बात नहीं करना चाहते हैं, करना चाहिए। प्रजातंत्र में पदाधिकारियों को भी ये स्वतंत्रता है कि विभाग में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार उनको खुल के करना चाहिए। भट्टी जी ने जितना भी काम किया वो अनसंग रह गया। आज भी हमें आवश्यकता है, सरकार को भी चाहिए कि भट्टी से के टेन्योर में जो भी अच्छे काम पुलिस में हुए हैं उसको कम से कम लोगों के नजर में लाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कमी रह गई है जिसको दूर करना आवश्यक है। जी, आपने बड़ा वैलिड इनपुट्स दिया, वैल्यूएबल इनपुट्स दिया, पर एक सवाल जो विपक्ष उठाता है, और डॉक्टर संजय आप भी कह रहे थे, मैं चाहूंगा कि प्रियदर्शी रंजन आए। एक सवाल जो विपक्ष अब कहने लगा है कि आपकी अचेतता का दंश कितने दिन भुगतेगा बिहार? आप अचेत हैं, अचेतन अवस्था में, यह मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा है। और कहने वाले ये जान लीजिए कि तेजस्वी यादव हैं और उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी अचेतता अवस्था का दंश कितने दिन भुगतेगा बिहार, और रिटायर अधिकारी के मन में जो आ रहा है करते जा रहे हैं। मतलब जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो किसी चीज के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो पूरा प्रशासन चला रहे हैं। सवाल यह उठता है कि विपक्ष की ओर से बार बार ये अचेतन अवस्था की बात की जा रही है प्रियदर्शी रंजन। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि नीतीश कुमार महज डमी रह गए? क्योंकि यही नहीं कहा जा रहा है। तेजस्वी तो यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गूंगे, अंधे और बहरे हो चुके हैं, अफसर उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आखिरकार एक मुख्यमंत्री इस तरह का आरोप लगाया जाए और कहा जाए कि अफसर उनको बोलने ही नहीं देते हैं, और एक रिटायर अधिकारी पूरा बिहार चला रहे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम अधिकारियों में, तमाम डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीक पर तो होगा। ये नई बात नहीं है सर, ये नई बात नहीं है। नीतीश कुमार को ब्यूरोक्रेसी पसंद है। जिस तरीके से उन्होंने बिहार को चलाया है 2005 के बाद, वो उनकी शैली कुछ इसी तरीके की रही है। हाँ, ये बात अलग है कि विपक्ष आज उस मसले को उठा रहा है या उठा पा रहा है। क्योंकि आप पूरा एक फहरिस्त देख लीजिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग रहे हैं उनमें राजनीतिक लोगों से ज्यादा उन्होंने भरोसा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स पर किया है या ब्यूरोक्रेसी पर किया है। पवन वर्मा हो, आरसीपी हो, अभी मनीष वर्मा जी हो, आप जो नाम ले रहे हैं उनकी बात हो, तो ऐसे जो लोग रहे हैं वो नीतीश कुमार को घेरे रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इन्हीं लोगों से घिर करके राजनीति की है। इनके कई ऐसे अधिकारी मित्रवत रहे हैं जिनको उन्होंने राजनीति में लाया, और आने वाले दिनों में भी कई लोगों को वे राजनीति में, अगर नीतीश कुमार स्वस्थ रहे तो राजनीति में ला सकते हैं। तो विपक्ष की ये बात मुझे आज की बात नहीं लग रही है, ये पुरानी बात है। विपक्ष आज इस मसले को जरूर उठा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में ब्यूरोक्रेसी मॉडल को न सिर्फ आजमाया बल्कि उसे कहें तो उसको सफलतापूर्वक आजमाया। जिस तरीके से केपी रमैया हो गए, प्रत्यय अमृत हो गए, अन्य जो अधिकारी हैं नीतीश कुमार के जो नवरत्न में थे, उनके हवाले पूरे बिहार को किया गया, उनको मन मुताबिक उनके जगह पर दी गई। अभी चूंकि बात हो रही थी पुलिस अधिकारियों की, तो मैं पुलिस अधिकारी तो जिस तरीके से रहे हैं, मतलब आईएएस लोगों में भी नीतीश कुमार की उसी तरह की मनमानी चली है। नीतीश कुमार की ओर से, नीतीश कुमार की सरकार की ओर से, नीतीश कुमार के करीबियों की ओर से।
आज आप कई ऐसे अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का नाम ले सकते हैं जो बिहार में किसी मंत्री से ज्यादा पावर रखते हैं। उनका भले ही हायरार्की नीचे है, लेकिन वे मंत्रालय में मंत्री से ज्यादा असरदार है। तो इस तरह की पॉलिसी नीतीश कुमार की रही है, ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष आज उठा रहा है और विपक्ष को जोरदार तरीके से इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को कभी विधायिका के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, सरकार के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बिहार में पिछले 15 सालों से 20 सालों से जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो कहीं ना कहीं बिहार के हित में नहीं है। आवाज उठ रही है तो इस आवाज को और बढ़ाया जाना चाहिए जितनी मुखरता से हो सके। लेकिन बिहार में तो दूसरी ही धारा बह रही है। ब्यूरोक्रेसी के प्रति, आईएएस आईपीएस के प्रति एक सहानुभूति की लहर है। जिस तरीके से लोग राजनीति में आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पुश तो किया जा रहा होगा। उनके कुछ लोग होंगे जो पुश कर रहे होंगे कि आप राजनीति में आए, समाज के बीच आए। तो ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग तक जुड़ा हुआ नहीं है, आईपीएस के हायरार्की से मसला जुड़ा हुआ नहीं है। ये सीधे तौर पर सरकार, सत्ता और राजनीति से होते हुए जनता तक जुड़ा हुआ है, जिसको व्यापक तरीके से समझना चाहिए। चलिए, पर मैं एक सवाल और करना चाहूंगा और फिर डीजीपी साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं ये पूछूंगा। जैसे काम्या मिश्रा अपना घर संभालेंगी, रवि रंजन जी आपकी बात भी हुई है और आपने कहा भी है हमारे शो पे, पर ये लांडे साहब क्या करेंगे? वो आज उन्होंने अब फेसबुक पे कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी कोई बात नहीं हुई है। तो बिहार में रहकर वो क्या करने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स से वो दूर रह पाएंगे? और जिसने इतने सालों तक पावर एंजॉय किया है, जो आईपीएस के तौर पर काम करता रहा है, वो बिहार में कौन सा काम करेंगे? सवाल ये उठता है। या ये सिर्फ एक कहने का तरीका है? क्योंकि आपको याद होगा बहुत साल तक अरविंद केजरीवाल भी कहते थे मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। रवि रंजन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे लग रहा है सर आप, राकेश कुमार मिश्रा जी, सर आप बोलें। जी हाँ, बेसिकली थोड़ा हमें शिवदीप लांडे जी के पारिवारिक बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा। उनके फादर इन लॉ, जो मुझे जानकारी मिली है, संक्षिप्त जानकारी है, उनके फादर इन लॉ ऑलरेडी मंत्री महाराष्ट्र में रहे हैं या भी हैं। वर्तमान में संभवतः वो एनसीपी के या शिवसेना के साथ हैं, जो टूटा हुआ धरा है। तो एक तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो यदि ऐसा हो रहा हो कि महाराष्ट्र की राजनीति बिहार में कहीं से प्रभावित हो रही हो, तो उसमें वो जा सकते हैं। मतलब ये मेरा आकलन है। ये बात तो लांडे साहब ही कह सकते हैं कि मेरा ही मानना है। काम्या मिश्रा जी का पारिवारिक व्यापार था, उसके लिए गई हैं, जो रवि रंजन चर्चा किए हैं। और जो लांडे जी का है वो राजनीतिक बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक रूप से दूर रहे हैं। तो संभावना हो सकती है। संभावना हो सकती है। मैं यही पूछ रहा हूं रवि रंजन जी, क्या आपको लगता है कि लांडे जो हैं वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करेंगे या बिहार में करेंगे? अभी कह भले ही रहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो संपर्क में नहीं है, लेकिन आगे करेंगे क्या? कोई भी ऊंचे पद पर जो अधिकारी है वो किन कारणों से आखिर नौकरी छोड़ेगा? इतना रुतबे वाली नौकरी है। और नहीं, और तो फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। ये उनका बैकग्राउंड काम्या मिश्रा वाला नहीं है। हाँ, ये बात और है कि उनके ससुर जी लीडर हैं, ये बात सही है। उनकी शादी एक मंत्री और एक नेता की बेटी से हुई है। पर अब करेंगे क्या? आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति का एक तो सॉफ्ट वो दिख रहा है कि ये राजनीति में जाना चाहते हैं। बिहार में इस समय ऑफिसर्स जितने हैं उन सबके लिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो जन सुराज को ज्वाइन करेंगे, प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। ये सवाल उनसे पूछा भी गया है शिवदीप लांडे से। आखिर वो क्या करेंगे? जनता की सेवा करना है तो राजनीति में जाके करेंगे, या कोई एनजीओ चलाएंगे जिसमें जनता की सेवा कर सकते हैं, या जिस तरह से रजनीकांत जी को तुरंत माने उनको कहा गया कि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट लीजिए और तुरंत उनको एक वाइस चांसलर का पद दे दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि डीजी रहे डीपी ओझा, जिन्होंने शहाबुद्दीन को नकेल कस दिया
और वो पॉपुलर हुए, चुनाव लड़े और चुनाव हार गए बेगूसराय से। नहीं, हार ही नहीं गए, उनसे ज्यादा वोट रंजीत डॉन को आया जो मेडिकल माफिया था। ये बात आप जान लीजिए कि आशीष रंजन डीजी रहे और नालंदा से चुनाव लड़े, हार गए। आप देखिए आनंद मिश्रा जी बक्सर से चुनाव लड़े, हार गए। टीएन सहाय कभी चुनाव नहीं लड़े, राज्यपाल बने। और निखिल कुमार जो आईपीएस रहे, जो सत्येंद्र बाबू छोटे सरकार के बेटे, तो वो राज्यपाल बने, दो स्टेट के राज्यपाल बने। तो देखिए राजनीति में जाने और चुनाव लड़ने से इनका इतिहास क्या है, वो चुनाव तक नहीं जीतते। और तो आर प्रसाद तो पंचायत का चुनाव भी हार गए, आर प्रसाद डीजी रहे थे। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स जो आईपीएस हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर संजय जी जो कह रहे हैं कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव है, इनको काम करने की छूट नहीं मिल रही है। और ये जिस अंदाज से काम करते हैं, काम्या मिश्रा को हम जानते हैं, शिवदीप लांडे को हम लोग जानते हैं, आरएस भट्टी को, ये तो चर्चा में थी कि आरएस भट्टी कुछ कर नहीं पा रहे हैं सरकार के दबाव में। तो चुनाव लड़ने जाना और ये करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इतिहास बता रहा है। करुणा सागर डीजीपी रहे, तमिलनाडु में आए, आरजेडी ज्वाइन किया और फिर उनको छोड़ना पड़ा, फिर वो चले गए, कांग्रेस चले गए, उनको भी माने टिकट तक नहीं मिली। तो ये तमाम उदाहरण एक और तो कुमार रवि, मेरे ख्याल से वो भी आईपीएस थे, वो भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा समस्तीपुर से चर्चा थी, छोड़े और टिकट नहीं। गुप्तेश्वर पांडे नौकरी छोड़े, टिकट नहीं मिली। आप देखिए रमैया जिनकी बात कर रहे थे, रमैया सासाराम से चुनाव लड़ गए, चुनाव हार गए, वो आईएएस थे। और आप ये सिंघल साहब की जो बात चल रही थी, सिंघल साहब ने अपने पद की गरिमा खुद गिराई। वो अभी पेपर लीक मामले में वो आ गया सामने कि उन्होंने पेपर लीक में पैसे लिए हैं। और नीतीश कुमार ने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पूछा कि सिंघल साहब पे, तो उन्होंने कहा आप तो रिटायर होने जा रहे हैं, 1-2 दिन तो रह गया है, उन पे क्या कार्रवाई। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, तो उन्हीं के अनंत सिंह माने आपराधिक छवि का एक विधायक कह रहा है कि आईपीएस पे कार्रवाई करो, उसने मुझे फंसाया। आरसीपी सिंह की बेटी ऑफिसर थी, आईएएस थी, जिसने पकड़ा उनके घर से हथियार और वो जेल गए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उस आईपीएस पे कार्रवाई करो, और सब लोग इस उम्मीद में हैं कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की बेटी पे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ऑफिसर्स को चपरासियों की उसमें हालत में कौन लाया? एक तो लालू प्रसाद यादव ले आए, और फिर नीतीश कुमार भी अब उनकी वो हो गया है कि इनको जैसे मन वैसे जहां पोस्टिंग देनी है, इनको संट कर देना है, किसी को वो बैठा देना है, ये सब चीजें चल रही हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने कही है। मुझे लगता है राकेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर संजय, मेरे पास कुछ और सवाल हैं, मैं उसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा मिश्रा सर भी इस बात का जवाब दें कि जो नीतीश कुमार कहते थे ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो अनंत सिंह के केस में क्या हुआ, ये लोग जानना चाहेगा। दूसरी बात, एनडीए जो कहती है कि जंगल राज, गुंडा राज, तो अरे भाई आप सुनील पांडे को तरारी से टिकट दे रहे हैं ना, बीजेपी किस आधार पर कह पाएगी कि हम जो है गुंडा को प्रश्रय नहीं देते हैं, अपराधी को प्रश्रय नहीं देते हैं? क्या आपको यह दिख रहा है कि खुली सड़क पे जिस तरीके से नीतीश जी अनंत सिंह से मिलते हैं, जिस तरीके से सुनील पांडे को इनविटेशन मिल रहा है, इससे ब्यूरोक्रेसी का मनोबल टूटता है, आईपीएस अफसरों का मनोबल टूटता है, और उनको लगता है कि अरे यार ये अफसर बन करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर है चलो अब नेता ही बन लेते हैं। नेता बन लेंगे तो ताकत हमारे हाथ में होगी और हम भी जो चाहेंगे करेंगे, हम भी, हमारी भी जो मंशा है उसको हम पूरा करेंगे। और शायद इसीलिए जो उन्हें कभी यूपीएससी में चांद दिखा था, वो कुछ दिन की सेवा के बाद उन्हें खत्म होता दिखता है, और इसलिए वो नेतागिरी की तरफ रुखसत होते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो रवि रंजन जी का इस बयान पर थोड़ी मेरी आपत्ति है कि चपरासी वाली हैसियत नहीं है। डीजी या पुलिस ऑफिसर, एसपी कोई चपरासी वाली हैसियत नहीं है। ये तो डीएम और एसपी के संयुक्त प्रयास से किसी जिले का काम होता है। और बिहार में कम से कम आज डीएम और एसपी की एक ऐसी टोली है जो कहीं न कहीं बिहार को विकास के रास्ते पर अपराध मुक्त करने में लगी हुई। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगाएगा कि उन्होंने चपरासी बना दिया।
जितना सम्मान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को दिया है वो उसका कोई ये नहीं है। रही सवाल अपराधियों से से साठगांठ, ये तो देश भर के स्तर पे बेईमानों के साथ, चोरों के साथ, ईडी में जो जेल गए उनके साथ सारी राजनीतिक पार्टियां गलबैया करती है। वॉशिंग मशीन की बात सुना ही गया है। इसीलिए इसमें तो कोई देखिए जब तक राजनीतिक पार्टी अपने को पवित्र करने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करेगी, जब तक सत्ता लोलुपता रहेगी उनकी कि सत्ता में येन केन आना है, तब तक समाज की दुर्गति होगी। और केवल हम पुलिस को या पॉलिटिकल पार्टी को ही दोष नहीं दे सकते हैं, असली दोषी तो जनता है। जब ऐसे लोगों को ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार बनाती है तो उनको हरा करके ऐसे राजनीतिक पार्टियों के गाल पे तमाचा लगाने का जो वोट का अधिकार है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जी हमको दिया है, उसका अधिकार हम नहीं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। 5 किलो चावल पे, मुर्गा भात पे, जात पे, धर्म पे हम वोट करके ऐसे अपराधियों को जाति का नेता बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो गलती सरासर हमारी है। इसमें नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा। अल्टीमेटली जनता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन शायद अभी भी हमारी जनता उतनी जागरूक और सक्षम नहीं है कि वो अब इस तरीके से सोच पाए। मुझे लगता है डॉक्टर संजय, फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगा। क्या चुनाव से पहले और भी रेजिग्नेशन देखने को मिलेगा, जो आरोप आरजेडी लगा रही है उस वजह से? नहीं, देखिए, आरजेडी का आरोप अपना है, वो ठीक है, वो विपक्ष में है और वो आरोप लगाए। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि एक बदलाव की छटपटाहट तो है। और आईपीएस अधिकारी भी उसी समाज के हिस्से हैं। ठीक है, वो नौकरी में हैं, कोई पद उनको मिला हुआ है, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं चीजों को, लेकिन हैं तो वो समाज के हिस्सा है। तो क्या उनके अंदर में दिल और दिमाग नहीं है क्या? तो अगर लगता है कि नहीं, हम अगर इस जिम्मेवारी से बंधे हुए हैं और निकल करके लोगों की चेतना को ही हम जागृत करें, हम समाज के बीच में ही काम करें, तो ये तो उनके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से वंचित उनको नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। सवाल कई हैं जिनके जवाब जरूर आएंगे। क्या ये लोग अपना रोल मॉडल अन्ना मलाई को मान चुके हैं? क्या ये लोग अपना रोल मॉडल आनंद मिश्रा को मान चुके हैं? या क्या अब यंग ऑफिसर्स को ये लग रहा है कि यूपीएससी तो हमने क्वालिफाई कर लिया, आईपीएस बन के भी देख लिया, अब क्यों ना नेतृत्व अपने हाथ में लें और देश को बेहतर रास्ते पर लेकर के चलें, या ज़्यादा पावरफुल बने? ये भी मंशा हो सकती है। बहरहाल बिहार में इन 2 आईपीएस ऑफिसर के इस्तीफे के बाद निश्चित तौर पर यह मामला तूल पकड़ा हुआ है कि बिहार में ऑफिसर रहना क्यों नहीं चाह रहे हैं, या कई लोग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही क्यों जाना चाह रहे हैं। और इसको लेकर के विपक्ष भी आवाज उठा रहा है और लोगों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राकेश मिश्रा सर, एक्स-डीजी बिहार, आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। प्रियदर्शी रंजन जी, रवि रंजन जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।